हेलो दोस्तों, हमारी नई कहानी द रिटर्न ऑफ लायन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों तक कहानी को जरूर भेजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी द रिटर्न ऑफ लायन। दिल्ली का वसंत विहार इलाका, जहाँ की चौड़ी चौड़ी सड़कें और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच शहर के सबसे रसूखदार और अमीर परिवारों के आशियाने बसे थे। इन्हीं आलीशान बंगलों में एक था कपूर मेंशन। कपूर मेंशन अपनी भव्यता, इटालियन मार्बल से बने फर्श, शानदार झूमरों और बेशकीमती सजावट के लिए पूरी दिल्ली के हाई सोसाइटी सर्कल में मशहूर था। बाहर से देखने पर यह घर किसी महल से कम नहीं लगता था। एक ऐसा महल जहां सिर्फ खुशियां, दौलत और सुकून बसता हो। लेकिन इस चमक दमक वाले महल की चार दीवारी के भीतर की सच्चाई कुछ और ही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कपूर मैंशंस के विशाल और शानदार डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे अचानक एक तीखी और कर्कश आवाज ने चीर कर रख दिया। अभिनव, अभिनव, कहाँ मर गया? ये झूठे बर्तन किचन में कौन लेकर जाएगा? क्या यहाँ सब कुछ मैं ही नहीं उठाऊंगी? ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन आंचल कपूर की थी। आंचल कपूर, जो अपने महंगे सिल्क की साड़ी, गले में लटकते भारी हीरों के हार और चेहरे पर रसूख के घमंड के साथ डाइनिंग टेबल पर सिरे पर बैठी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में नफरत साफ झलक रही थी। कोई भी अजनबी अगर यह आवाज सुनता तो उसे यही लगता कि घर की मालकिन किसी लापरवाह नौकर को फटकार लगा रही है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी और हैरान कर देने वाली थी। अंशल कपूर किसी नौकर को नहीं, बल्कि अपनी इकलौती बेटी अनन्या कपूर के पति यानी दामाद अभिनव गुप्ता को बुला रही थी। तभी एक धीमी और दबी हुई आवाज हॉल के दूसरे कोने से आई। आ रहा हूं माँ जी। चंद सेकंड बाद एक नौजवान हाथ में सफाई का तौलिया लिए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। यह अभिनव था, एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 26-27 साल के करीब रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और आंखों में उदासी उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाती थी। उसने एक साधारण सी पैंट और फीकी पड़ चुकी शर्ट पहनी हुई थी, जो कपूर मैंशन के इस राजसी माहौल में पूरी तरह से बेमेल लग रही थी। आंचल कपूर ने नफरत भरी नजरों से अभिनव को घूर कर कहा, कितनी बार कहा है, जब मैं नाश्ता खत्म कर लूं तो ये प्लेट यहां से एक सेकंड भी नहीं रहनी चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, या मुझे इस घर में अब नौकरों से पहले तुम्हें काम सिखाना पड़ेगा? आगे से अभिनव ने नजरें झुकाकर बहुत ही विनम्र से जवाब देकर कहा, माफ कीजिए माँ जी, वो अनन्या का टिफिन पैक कर रहा था, बस उसी में थोड़ा समय लग गया। ये कहकर वो चुपचाप टेबल से झूठे बर्तन उठाने लगा। तभी आंचल ने अपनी कुर्सी पीछे धकेल कर तीखे स्वर में कहा, मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से मत लिया करो। तुम्हारी हैसियत सिर्फ इन बर्तनों को उठाने और इस घर का कूड़ा साफ करने की है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें इस घर की छत के नीचे रहने का मिल रहा है। जल्दी ये सब साफ करो, मुझे आधे घंटे में किसी पार्टी में जाना है। गाड़ी निकाल कर गेट पर तैयार रखना। आगे से अभिनव ने बस इतना ही कहा, जी। ये कहते हुए वो झूठे बर्तनों का ढेर अपने हाथों में उठाकर भारी कदमों से किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में पहुंचकर अभिनव ने बर्तन सिंक में रखे और नल चालू कर दिया। पानी की धार के साथ साथ उसकी आंखों में एक सूनापन तैर गया और अभिनव ने अनन्या की शादी को 3 साल अब हो चुके थे। 3 साल, एक ऐसा समय जिसमें कोई भी रिश्ता गहरा हो जाता है, लोग एक दूसरे की आदत बन जाते हैं। लेकिन अभिनव के लिए ये 3 साल किसी उम्र कैद से कम नहीं थे। कपूर परिवार दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस घरानों में से एक था, लेकिन उनकी घर जमाई अभिनव की हालात उनके घर के नौकरों से भी ज्यादा बदतर थी। घर के नौकरों को कम से कम उनकी तनख्वाह छोटी और थोड़ा सम्मान तो मिलता था, लेकिन अभिनव, वो इस घर का बंधुआ मजदूर बन चुका था। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 12 बजे तक घर का सारा काम उसी के जिम्मे था। आंचल कपूर का मानना था कि जिस इंसान की कोई हैसियत नहीं, उसे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी देनी चाहिए। इसलिए अभिनव घर का कुक भी था और सबका पसंदीदा खाना भी बनाता था। वो आंचल कपूर का प्राइवेट ड्राइवर भी था, जो उन्हें किटी पार्टी, शॉपिंग पर लेकर जाता था। और वो अपनी पत्नी अनन्या का भी ड्राइवर और केयर टेकर था। अनन्या कपूर, अभिनव के ख्यालों में अपनी पत्नी का नाम आते ही उसके हाथ बर्तन धोते धोते रुक गए। अनन्या, जो खूबसूरती और कामयाबी की मिसाल थी,
वो कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और बड़ी खूबसूरत। लेकिन अभिनव के लिए वो बर्फ की ऐसी चट्टान थी जिसे पिघलाना असंभव था। इन 3 सालों में अभिनव ने अनन्या के पति के रूप में सिर्फ एक कागज पर साइन किए थे। हकीकत में उन दोनों के बीच पति और पत्नी जैसा कुछ भी नहीं था। जिस रात उनकी शादी हुई थी, अभिनव आज भी उस रात को नहीं भूला। जब वह घबराहट और उम्मीदों के साथ सजे हुए कमरे में गया था, तो अनन्या ने अपना भारी ब्राइडल लहंगा उतारकर एक सादे नाइट सूट में सोफे पर बैठकर बहुत ही सर्द आवाज में कहा था, ये शादी मेरे लिए सब झोता है अभिनव। तुम जानते हो कि हालात क्या थे। इस घर में तुम्हारी जगह मेरे पति की नहीं बल्कि एक मोहरे की है। मेरे कमरे, मेरी जिंदगी और मेरे शरीर से दूर रहना। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन हमारे रास्ते कभी एक नहीं होंगे। और अनन्या ने अपने शब्द सच कर दिखाए थे। कपूर मैंशन के फर्स्ट फ्लोर पर अनन्या का शानदार मास्टर बेडरूम था, जबकि अभिनव को ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ियों के नीचे बना एक छोटा सा कमरा दिया गया, जिसे पहले स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 3 सालों में अभिनव ने कभी अनन्या के कमरे की दहलीज पार नहीं की, सिवाय सुबह के उसे बेड टी देने के। अनन्या ने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया, यहाँ तक कि वो अभिनव से सीधे मुंह तक बात नहीं करती थी। बर्तन धोने के बाद अभिनव ने अपने हाथ पोंछे और जल्दी से गैस पर अनन्या के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। उसने ऑमलेट, टोस्ट और ब्लैक कॉफी एक ट्रे में सजाई। वो जानता था कि अनन्या को अपनी कॉफी में कितनी चीनी चाहिए और ऑमलेट कितना सिका हुआ चाहिए। एक रत्ती भर की गलती वो होने नहीं दे सकता था। और ट्रे लेकर जब वो सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर गया, अनन्या ने बेडरूम का दरवाजा आधा खुला था। अभिनव ने हल्की सी दस्तक दी और अंदर कदम रखा। कमरा किसी 5 स्टार के होटल के स्वीट जैसा था। हवा में एक महंगी फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू तैर रही थी। अनन्या अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार खड़ी हो रही थी। उसने एक नीले रंग का डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके आगे बाल परफेक्टली सेट थे और वो कानों में डायमंड के स्टड्स पहन रही थी। वो आईने में देखकर तैयार हो रही थी, लेकिन उसने आईने में अभिनव की परछाई देखकर भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी अभिनव ने धीमी आवाज में कहा, नाश्ता। ये कहते हुए उसने ट्रे को कमरे में रखी कांच की छोटी सी टेबल पर रख दिया। आगे से अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी घड़ी पहनी, अपना लैपटॉप बैग उठाया और टेबल के पास गई। उसने एक नजर नाश्ते पर डाली, कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर अनन्या ने बिना अभिनव की तरफ देखे अपने लैपटॉप के बैग की जिप बंद करके बड़े ही रूखे स्वर में कहा, आज ऑफिस के लिए निकलना है या मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर लूं? आगे से अभिनव ने जल्दी में कहा, नहीं, मैंने गाड़ी निकाल ली, मैं बस नीचे आपका इंतजार कर रहा हूं। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनन्या ने सख्ती में कहा, तो यहां खड़े होकर मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ नीचे। ये कहकर वो अपना फोन चेक करने लगी। तभी अभिनव बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आदत हो चुकी थी इन तानों की और वो तिरस्कार की। वो नीचे आया और कार की चाबी उठाई, पोर्च में खड़ी करोड़ों की मर्सिडीज बेंज को स्टार्ट करके गेट पर ले आया। वो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए उसके हाथ मजबूत थे, लेकिन उसकी नीयति बड़ी कमजोर थी। कुछ मिनटों बाद अनन्या अपने ऊंचे हील्स की खटखट की आवाज के साथ बाहर आई। अभिनव तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और भागकर पीछे का दरवाजा खोला। अनन्या ने अपनी ठंडी नजर से उसे एक पल के लिए देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। अभिनव ने दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइवर सीट पर आ गया। सफर शुरू हुआ। गाड़ी दिल्ली के वेस्ट ट्रैफिक के बीच गुजर रही थी। पीछे बैठी अनन्या लगातार अपने आईपैड्स पर कुछ काम कर रही थी। फोन पर अपनी सेक्रेटरी को निर्देश दे रही थी। अभिनव बस रियर व्यू मिरर में सड़क पर नजर गड़ाए हुए था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा घुटन भरा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो पिछले 3 सालों से अभिनव के वजूद को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। दुनिया की नजर में अभिनव एक बहुत ही लकी इंसान था, जिसकी शादी दिल्ली के इतने बड़े घराने में हुई। लोग सोचते थे कि वो ऐश की जिंदगी जी रहा है, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि वो एक सोने के पिंजरे में कैद परिंदा है, जिसके पंख भी काट दिए गए हैं। और हर दिन आंचल कपूर के ताने, घर के नौकरों की दबी हुई हंसी और अपनी ही पत्नी की नफरत और बेरुखी, यही अभिनव की दुनिया थी। वो मन ही मन सोचता था कि आखिर कब तक इस तरह जिएगा। क्या उसकी जिंदगी का यही इकलौता मकसद रह गया था, इस घर की चौखट पर अपनी इज्जत को रोज नीलाम होते देखना? लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। एक ऐसा गहरा राज, एक ऐसी मजबूरी थी जिसने उसके पैरों में
कपूर परिवार की गुलामी की बेड़ियां डाल दी थी, जिसे वो चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहा था। कपूर मैंशन में उसकी हैसियत शून्य थी और उसे एहसास दिलाने का कोई भी मौका अंशल कपूर और अनन्या कभी हाथ से जाने नहीं देती थी। आज का दिन भी किसी और दिन की तरह शुरू हुआ था, अपमान, घुटन और खामोशी के साथ। लेकिन तकदीर के पन्ने हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कपूर मैंशन की इन ऊंची दीवारों के पीछे कुछ ऐसा सुलग रहा था जो जल्द ही जल्द इस पूरे परिवार की बुनियाद को हिलाकर रख देने वाला था। और उस तूफान के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि यही शांत और अपमानित अभिनव होने वाला था। दिल्ली की चौड़ी और व्यस्त सड़कों पर कपूर परिवार की चमचमाती मर्सिडीज बेंज अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान की शांति से कम नहीं था। पिछली सीट पर बैठी अनन्या कपूर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसके चेहरे पर एक कठोर व्यावसायिक भाव था। ड्राइविंग सीट पर बैठा अभिनव मिरर के साथ साथ आध बार उसको भी देख लेता, लेकिन अनन्या ने पूरे रास्ते में एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसके लिए अभिनव की अहमियत उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील या लेदर की सीट से ज्यादा कुछ नहीं थी। महज एक चीज जो उसका काम आसान कर रही थी। उनकी गाड़ी जल्द ही शहर को बीचों बीच स्थित कपूर इंडस्ट्रीज की गगनचुंबी इमारत के भव्य पोर्च में आकर रुकी। इमारत का शीशे वाला बाहरी हिस्सा सुबह की धूप में चमक रहा था। गाड़ी रुकते ही कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भागकर पीछे का दरवाजा खोला। तभी अनन्या ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे बैग में डाला। बिना एक शब्द कहे, एक बार भी अभिनव की तरफ मुड़कर देखे, अपनी ऊंची हील्स की खटखट के साथ कार से बाहर निकल गई। आसपास खड़े कर्मचारी और अधिकारी उसे देखते ही सम्मान से सिर झुकाने लगे। गुड मॉर्निंग मैम की आवाजें गूंजने लगी। अनन्या एक महारानी की तरह उन सब के बीच से गुजरती हुई सीधा शीशे के बड़े दरवाजों के अंदर चली गई। अभिनव वहीं गाड़ी में बैठा अपनी पत्नी की पीठ को तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद उसने गहरी थकी हुई सांस छोड़ी। उसे अब इस बेरुखी की आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन हमेशा रह जाती थी। उसने गाड़ी गियर में डाली और वापस कपूर मैंशन की तरफ मोड़ दी। अभी उसके दिन के काम खत्म नहीं हुए थे। दरअसल ये तो अभी शुरुआत थी। कपूर मैंशन वापस पहुंचते ही अभिनव को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। उसे याद था कि उसकी सास अंशल कपूर को शहर के एक बड़े रसूखदार और अमीर पार्टी में जाना था। अभिनव भागकर अंदर गया। अंशल कपूर अपने कमरे से बाहर निकल ही रही थी। वो सिर से लेकर पैर तक दौलत और घमंड में पूरी डूबी हुई लग रही थी। उन्होंने एक बहुत महंगी डिजाइनर साड़ी पहनी थी। उनके गले में हीरों का एक भारी हार चमक रहा था। उनके चेहरे पर मेकअप ऐसा था मानो वो किसी फैशन शो में जा रही हो। आंचल ने अपनी तेज और चुभने वाली आवाज में अभिनव को देखते ही झिझक कर कहा, देर क्यों की तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे राजधानी परिवार की ब्रांच पार्टी में जाना है? वहां शहर का हर बड़ा आदमी होगा और तुम मेरी गाड़ी लेकर ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर हूं मैं। तभी अभिनव ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, माफ कर दीजिए माँ जी, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। आगे से आंचल ने अपना महंगा पर्स संभाल कर हुक्म देकर कहा, चुप करो, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। जाकर जल्दी गाड़ी निकालो। अभिनव बिना कुछ कहे बाहर आया और उसने गाड़ी पोर्च में लगा दी। आंचल पीछे की सीट पर बैठ गई। सफर अभी शुरू हुआ था। इस बार मंजिल थी दिल्ली के बाहरी इलाके में बना बड़ा ही आलीशान रिजोर्ट, जहां हाई प्रोफाइल्स पार्टियां आयोजित की जा रही थी। पूरे रास्ते अंशल कपूर फोन पर अपनी सहेलियों से बात करती रही। अपनी दौलत और अपने नए हीरो की हार की नुमाइश प्लान बनाती रही। उनके लिए आगे बैठा अभिनव एक निर्जीव पुतला था, जिसने सुनने और महसूस करने की कोई क्षमता नहीं थी। लगभग 45 मिनट के सफर के बाद गाड़ी उस भव्य रिजोर्ट के मेन गेट पर पहुंची। वहां का नजारा किसी हॉलीवुड मूवी के रेड कारपेट जैसा था। एक से बढ़कर एक इंपोर्टेड गाड़ियां, रोल्स रॉयस, बेंटले, पोर्श वहां कतार में खड़ी थी। बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन और बॉलीवुड की हस्तियां वहां नजर आ रही थी। एंट्रेंस पर गाड़ी रुकते ही बाउंसर्स ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। आंचल कपूर ने अपने चेहरे पर एक बनावटी लेकिन बड़ी ही सधी हुई मुस्कान ओढ़ी और गाड़ी से बाहर निकल गई। उन्होंने अभिनव को यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उसे कहाँ इंतजार करना है और क्या करना है। वो सीधा अपना पल्लू संभाल कर अन्य अमीर औरतों के झुंड में शामिल होकर पार्टी हॉल के एंट्री गेट की तरफ बढ़ गई। इसके बाद अभिनव ने गाड़ी आगे बढ़ाई
उसे पीछे की तरफ बनी एक विशाल वीआईपी पार्किंग में लगा दिया। गाड़ी पार्क करने के बाद उसने इंजन बंद किया और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ गया। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद पार्टी हॉल के बाहर बने किसी छोटे स्टॉल या स्टाफ एरिया में उसे पानी पीने को मिल जाएगा। वो गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे पैदल चलकर मेन पार्टी हॉल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव के कपड़े बड़े साधारण थे। एक फीकी पड़ चुकी सूती शर्ट जो कोहनियों से थोड़ी घिस गई थी, एक आम सी पैंट। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। इस चकाचौंध से भरी जगह पर जहां हर इंसान लाखों के सूट और डिजाइनर ड्रेसेस में था, अभिनव किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लग रहा था। जैसे ही अभिनव एंट्री गेट पर पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ गई। ये आम गार्ड्स नहीं थे। ये काले सूट, काले चश्मे और कानों में वायरलेस ईयरपीस लगाए खूंखार बाउंसर्स थे, जिन्हें सिर्फ वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया था। अभिनव ने जैसे ही लाल कालीन पर पैर रखकर अंदर जाने की कोशिश की, दो भारी भरकम गार्ड्स ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने अपने चौड़े हाथ अभिनव के सीने के सामने अड़ा दिए। एक गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजर से देखकर कहा, "ऐ, कहाँ मुंह उठाकर घुसा चला जा रहा है?" अभिनव ने बहुत ही शांति और संयम से जवाब देकर कहा, मुझे मुझे अंदर जाना है, मेरी माँ जी अंदर हैं। उसकी ये बात सुनते ही आगे से दूसरे गार्ड ने एक भद्दी सी हंसी हंसकर कहा, तेरी माँ जी अंदर? अबे अपनी शक्ल और अपने कपड़े देखे तूने? यहाँ कोई खैरात बटने की जगह नहीं है। ये शहर के सबसे अमीर लोगों की पार्टी है। चल पीछे हट जा। तब अभिनव ने उन्हें समझाने की कोशिश करके कहा, देखिए मैं कपूर परिवार से हूँ, आंचल कपूर मेरी सास है और मैं उनके साथ आया हूँ। मुझे बस अंदर जाकर उन्हें कुछ बताना है। उसकी ये बात सुनकर पहले वाले गार्ड ने हंसकर कहा, कपूर परिवार और तू उनका दामाद? अगर तू कपूर परिवार का दामाद है तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। चल अपना इनविटेशन कार्ड दिखा। कार्ड है तेरे पास? पहला गार्ड अब पूरी तरह से उसका मजाक उड़ा रहा था। अभिनव के पास कोई कार्ड नहीं था। कार्ड तो अंचल कपूर के पर्स में था। इसलिए अभिनव ने कहा, मेरे पास कार्ड नहीं, मेरी सास के पास है, आप चाहे तो उन्हें बुला सकते हैं। उसने इतना ही कहा कि तभी गार्ड ने चिल्लाकर कहा, अबे बहुत हो गई तेरी बकवास। कार्ड नहीं है तो रास्ता ना, यहाँ भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए गार्ड ने अभिनव के कंधे पर जोर से धक्का दिया। धक्का इतना जोर का था कि अभिनव 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसी वक्त एंट्री गेट के दूसरी तरफ से एक भारी काफिला आता हुआ नजर आया। 4 काले रंग की एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा घेरा बना लिया। बीच की गाड़ी का दरवाजा खुला। उनमें से एक ऐसा शख्स बाहर निकला जिसे देखते ही वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गई। ये विक्रम कुमार था। विक्रम कुमार सिर्फ शहर का एक अमीर इंसान नहीं, वो पूरे उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड, रियल एस्टेट और बड़े बड़े बिजनेस सिंडिकेट्स का बेताज बादशाह था। उसकी उम्र 45 के करीब होगी। उसने एक शानदार 3 पीस सूट पहना था। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक रुतबा था कि बड़े से बड़े राजनेता, पुलिस अधिकारी भी उनके सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो जहां जाकर खड़ा हो जाता, वहां का माहौल अपने आप सर्द पड़ जाता। विक्रम कुमार अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहा था। वहां मौजूद इवेंट मैनेजर और बड़े बड़े लोग हाथ जोड़कर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। लेकिन विक्रम कुमार का मिजाज आज कुछ उखड़ा हुआ था। उसकी नजर गेट पर हो रहे उस तमाशे पर पड़ी जहां 2 गार्ड्स एक साधारण से दिखने वाले लड़के को धक्के मार रहे थे। विक्रम को इस तरह का शोर शराबा और बदतमीजी सख्त नापसंद थी। वो अपनी भ्रिकटी तान कर उस दिशा में आगे बढ़ा। तब विक्रम कुमार की भारी और रौबदार आवाज गूंजी, यहाँ क्या बकवास चल रही है? विक्रम को देखते ही दोनों गार्ड्स बुरी तरह डर गए। वो तुरंत सीधे खड़े हुए और विक्रम को सलाम ठोका। उनमें से एक गार्ड ने घबराकर सफाई देकर बोला, सर, ये भिखारी है, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि कपूर परिवार का दामाद है। हम बस इसे बाहर निकाल रहे थे। उसकी यह बात सुनते ही विक्रम ने एक तिरछी नजर अभिनव पर डाली। अभिनव की साधारण वेशभूषा देखकर विक्रम को यही लगा कि कोई सिरफरा या कोई ड्राइवर जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। विक्रम ने अपने हाथ से इशारा करके बड़े ठंडे लहजे में कहा, निकालो इसे बाहर, यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ मुड़ने लगा। यहीं विक्रम का आदेश सुनते ही गार्ड्स ने अभिनव के साथ और भी ज्यादा बदसलूकी शुरू कर दी।
एक गार्ड ने अभिनव की कॉलर पकड़ ली और दूसरे ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश की। तभी अभिनव ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने के लिए एक जोरदार झटका देकर कहा, मैंने कहा ना, छोड़ मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। इस हाथापाई और झटके के बीच अभिनव की दाईं और बाजू की पुरानी और थोड़ी शर्ट की आस्तीन कंधे तक खिंच गई। जैसे वो आस्तीन ऊपर हुई, अभिनव के मजबूत बाइसेप्स पर बना एक विशाल और बड़ा अजीबोगरीब टैटू सबके सामने आ गया। यह कोई साधारण टैटू नहीं था। यह बड़ा ही खूंखार और गरजते हुए शेर का टैटू था, जिस एक गहरे काले और लाल रंग की स्याही से उकेरा गया था। टैटू इतना जीवंत ये लगता था कि जैसे वो शेर अभी त्वचा फाड़कर बाहर आ जाएगा। लेकिन उस टैटू की सबसे भयानक और हैरान कर देने वाली बात उस शेर का मुंह था। उस गरजते हुए शेर के मुंह से अंदर कोई शिकार नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी, प्राचीन और जटिल पैटर्न बना हुआ था। यह पैटर्न कुछ ऐसा था जो आम इंसान की समझ से परे था, जैसे कोई गुप्त कोड, कोई प्राचीन मुहर या अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे खौफनाक एम्पायर का प्रतीक। विक्रम कुमार अभी पलटा ही था कि उसकी नजर अनायास ही अभिनव की नंगी बाजू पर पड़ गई। जैसे ही विक्रम की आंखें उस टैटू और उस शेर के मुंह पर बने उस रहस्यमयी पैटर्न पर पड़ी, समय मानो वहीं रुक गया। विक्रम के कदम वहीं के वहीं जम गए। उसकी पुतलियां फैल गई। उसके चेहरे का रंग जो अभी तक रोब से भरा हुआ था, सेकंडों के भीतर सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून सोख लिया हो। पूरी दिल्ली जिस विक्रम के नाम से कांपती थी, उस विक्रम कुमार के पैर कांपने लगे। उसके माथे पर अचानक पसीने की बूंदें छलक आई। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो शेर, वो पैटर्न, ये कोई आम टैटू नहीं था। ये उस इंसान का प्रतीक था जिसके नाम मात्र से पूरा अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड थर्राता था। एक ऐसा नाम जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था, जिसे लोग सिर्फ एक मिथक, एक खौफनाक किंवदंती मानते थे। गार्ड्स अभी भी अभिनव को धक्के मार रहे थे और ये देखकर विक्रम की रगों में जैसे बिजली तोड़ गई। जो इंसान पूरी दुनिया को राख कर सकता था, उसे ये दो कौड़ी के गार्ड्स धक्के मारकर बाहर की ओर फेंक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, छोड़ो, छोड़ो इसे। विक्रम कुमार के गले से एक ऐसी गगनभेदी और खौफनाक चीख निकली जिसने पूरे एंट्री गेट को हिलाकर रख दिया। उसकी आवाज में इतना खौफ और इतना गुस्सा था कि वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। उसने गुस्से में आगे कहा, छोड़ो, छोड़ो इनको, हरामजादो। विक्रम चीख कर पागलों की तरह आगे दौड़ गया। उसने अपने ही हाथों में उन दोनों हटे कटे गार्ड्स को ऐसे धक्का दिया जैसा वो कोई तिनके हों। दोनों गार्ड्स दूर जमीन पर जा गिरे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अभिनव अपनी आस्तीन नीचे कर पाता। शहर के सबसे बड़ा रसूखदार इंसान, वो विक्रम कुमार, जिसके सामने मंत्री और अफसर भी झुकते थे, वो अभिनव के सामने आया और सीधे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। रेड कारपेट पर विक्रम कुमार ने अपना सिर अभिनव के जूतों के करीब झुका दिया। उसके पूरे शरीर में एक भयानक कंपन था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से खौफ के आंसू बहने लगे थे। उसने अपना कांपता हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें अभिनव के शांत लेकिन बस थोड़े कठोर हो चुके चेहरे को देख रही थी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रूंधे हुए और थरथराते हुए गले से चीख कर कहा, लायन, लायन, आप आ गए लायन। यह कोई आम अभिवादन नहीं था। ये एक ऐसे सम्राट के सामने अपने एक गुलाम का समर्पण था जिसकी वापसी से अब पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली थी। वहां मौजूद इवेंट मैनेजर्स, विक्रम के अपने खूंखार बॉडीगार्ड्स, अमीर मेहमान और जमीन पर गिरे हुए दोनों गार्ड्स सब बुत बनकर खड़े हो गए। किसी को एक पलक नहीं झमका रही थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके दिमाग सुन हो गए। ये क्या हो रहा था? विक्रम कुमार, जो किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था, वो एक फटे पुराने कपड़े पहने, खुद को कपूर खानदान का दामाद बताने वाले एक आम से लड़के के कदमों में क्यों गिर पड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लायन कौन था? अभिनव वहीं खड़ा रहा। उसने विक्रम को घुटनों पर बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर जो अब एक लाचार और दबे हुए घर जमाई का भाव था, वह अचानक गायब हो गया था। उसकी आंखों में वही उदासी थी, लेकिन अब वो उदासी के पीछे एक ऐसा खौफनाक तूफान जाग उठा था
जिसे उसने 3 सालों से कपूर मेंशन की 4 दीवारी और झूठे बर्तनों के बीच दफन कर रखा था। अभिनव ने बहुत ही धीमी लेकिन एक बहुत सर्द और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, तुमने तुमने मुझे पहचान लिया विक्रम, लेकिन मेरी दहाड़ अभी बाकी है। चारों ओर एक शमशान जैसी खामोशी छा गई। एक इस खामोशी में तय हो गया कि कपूर परिवार का वो नौकर दामाद, जिसके पास ना कोई इज्जत और ना दौलत थी, वो असल में मौत और खौफ का वो शहंशाह था जिसकी नींद अब टूट चुकी थी। अभिनव की आंखों में एक पल के लिए वो खूंखार चमक आई, लेकिन उसने तुरंत अपने जज्बातों पर काबू पा लिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान इस तरह सरेआम दुनिया के सामने आ जाए। जिस राज को उसने इतने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था, उसे वो अब इन चमक दमक वाले खोखले लोगों बीच तमाशा नहीं बनने देना चाहता था। उसने अपने रफ और सख्त हाथों से विक्रम के कंधे को पकड़ा और एक ही झटके में उस भारी भरकम इंसान को अपने पैरों से खड़ा कर दिया। अभिनव की पकड़ इतनी मजबूत थी, विक्रम के कंधे की हड्डियां दर्द से करहा उठी, लेकिन वो खौफ के मारे कुछ नहीं बोल सका। अभिनव ने बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई लेकिन बर्फ से ठंडी आवाज में कहा, विक्रम, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुमने जो देखा, तुमने जो कहा, वो इसी पल इसी जगह दफन हो जाना चाहिए। मेरी पहचान के बारे में एक लफ्ज भी किसी की जुबान से निकला तो मैं ये शहर शमशान बना दूंगा। इन सबको चुप कराओ। विक्रम, जो अभिनव की आंखों में छिपी हुई मौत को पढ़ सकता था, वो तुरंत समझ गया। उसने कांपते हाथों से अपने कोट को ठीक किया और पीछे मुड़कर वहां मौजूद भीड़, अपने गार्ड्स और अपने उन बाउंसर्स को देखा। विक्रम की आंखों का खौफ अब उन खूंखार गुस्से में बदल चुका था। उसने दहाड़ कर कहा, सुन लो सब के सब, जो यहां अभी हुआ वो किसी ने नहीं देखा। ये मेरी तरफ से एक चेतावनी है। अगर इस गेट के बाहर या अंदर इस घटना का एक भी शब्द किसी के कानों तक पहुंचा तो मैं उसकी जबान काट कर कुत्तों को डाल दूंगा। ये बात यहीं खत्म हो गई। समझ गए सभी? विक्रम की दहाड़ पूरे रिजॉर्ट में गूंज गई। उसकी ये धमकी सुनकर वहां खड़े लोगों ने डर के मारे तुरंत सिर हिला दिए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि विक्रम कुमार के ऑर्डर को कोई ना माने। बाउंसर्स तो डर के मारे जमीन की तरफ ही देख रहे थे। तभी विक्रम ने अभिनव के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही अदब से कहा, लायन, आइए आइए मेरे साथ। वो अभिनव को लेकर रिजॉर्ट के मेन हॉल की तरफ नहीं गया, बल्कि एक सीक्रेट वीआईपी कॉरिडोर से होकर रिजॉर्ट के सबसे सुरक्षित और आलीशान प्राइवेट स्वीट की तरफ ले गया। जैसे उस आलीशान कमरे का भारी ओक का दरवाजा बंद हुआ, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम ने तुरंत कमरे के मिनी बार में एक गिलास पानी डाला और अपने कांपते हाथों से अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पानी का गिलास उठा लिया लेकिन पिया नहीं। वो कमरे के बीचों बीच रखे एक महंगे लेदर के सोफे पर धम से बैठ गया। बाहर का वो तमाशा, विक्रम का अचानक सामने आना और अपनी पहचान के उजागर होने के खतरे से अभिनव के दिमाग की नस झकझोर गई थी, जिन्हें वो बहुत गहराइयों से सुला चुका था। जैसे ही अभिनव ने अपनी आंखें बंद की, वो आलीशान कमरा, वो सन्नाटा सब गायब हो गया। उसके कानों में अचानक एक मशीन की भिनभिनाती हुई तेज आवाज गूंजने लगी। ये टैटू मशीन की आवाज थी। कुछ साल पहले अभिनव के बंद आंखों के सामने वो दृश्य पूरी तरह जिंदा हो गया, जब वो महज 15 साल का था। वो एक विशाल और अभेद्य किले जैसे घर में था, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता विराज गुप्ता का था। विराज गुप्ता ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वो बेताज बादशाह था, जिसके इशारों पर सरकार बनती और गिरती थी। इंटरनेशनल हथियार तस्करी से लेकर बड़े बड़े सिंडिकेट्स तक, हर एक जगह पर सिर्फ एक ही नाम की तूती बोलती थी, विराज गुप्ता। लोग उन्हें लायन कहते थे क्योंकि उनका वार अचूक और खौफनाक होता था। उस दिन कमरे में विराज गुप्ता मौजूद थे। उनके सामने 15 साल का अभिनव एक कुर्सी पर बैठा था। उनका दायां कंधा नंगा था और एक विदेशी टैटू आर्टिस्ट उनके कंधे पर एक शेर की आकृति उकेर रहा था। सुई चुभने का दर्द बड़ा तेज था। अभिनव की बाह से खून की हल्की बूंदें रिस रही थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वो अपने पिता की आंखों में गर्व देखना चाहता था। विराज गुप्ता अपने भारी कदमों से चलकर अभिनव के पास आए। उन्होंने अपना बड़ा हाथ सख्त अभिनव के सिर पर रखकर कहा, दर्द हो रहा है मेरे शेर? विराज की भारी आवाज कमरे में गूंजी।
आगे से अभिनव ने दांत भींच कर कहा, नहीं पापा। इसके बाद टैटू पूरा होने के विराज ने उस शेर के मुंह के अंदर एक अजीब सा जटिल पैटर्न बनवाया था। ये कोई आम डिजाइन नहीं था। ये विराज गुप्ता के एम्पायर की सबसे बड़ी और सीक्रेट मोहर थी। एक ऐसा कोड जिसे दुनिया के सिर्फ सबसे खास और वफादार लोग पहचान सकते थे। विराज ने उसकी आंखों में देख कर कहा, ये शेर, ये निशान आज से तुम्हारी पहचान है अभिनव। दुनिया का कोई भी कोना हो, ये निशान हमेशा याद दिलाएगा कि तुम विराज गुप्ता के खून हो। जब ये दुनिया तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश करे तो ये शेर तुम्हारी तरफ से दहाड़ेगा। लेकिन ये गौरव, ये एम्पायर, ये रुतबा हमेशा के लिए नहीं रहा। अभिनव के बंद आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। टैटो मशीन की आवाज अब अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल चुकी थी। वो एक तूफानी और भयानक रात थी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अभिनव, जो उस समय तक नौजवान और अपने पिता के साथ उनकी बुलेट प्रूफ एसयूवी में बैठा था, और वो एक सीक्रेट मीटिंग से लौट रहे थे, तभी अचानक सुनसान हाईवे पर ट्रकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इससे पहले कि उनके गार्ड्स को समझ पाते, दर्जनों नकाबपोश हथियारों से लैस लोग वहां आ गए। उन्होंने गाड़ियों पर एंटी आर्मर हथियारों से हमला किया। बुलेट प्रूफ शीशे चकनाचूर हो गए। विराज गुप्ता ने अपने बेटे को सीट से नीचे धकेला और खुद बंदूक निकालकर गोलियां चलाने लगे। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, उन हमलावरों की उनकी गाड़ियों के सुरक्षा कवच और उनके गुप्त रूट की पूरी जानकारी थी। अभिनव चीख रहा था, पापा, पापा। जब उसने देखा कि एक नकाबपोश ने करीब से विराज गुप्ता के सीने में कई गोलियां उतार दी, तभी उसके पापा ने चिल्लाकर उससे कहा था, भागो अभिनव, निकलो यहां से। विराज गुप्ता के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन मरते दम तक उनकी उंगली ट्रिगर पर थी। उन्होंने अपनी जान देकर अभिनव के भागने का रास्ता बना दिया था। अभिनव ने अपनी आंखों के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, अपने आदर्श, अपने पिता को तड़प तड़प कर बेहद बेरहमी से मरते हुए देखा था। वो रात, वो खून और ये बेबसी। प्राइवेट कमरे के सोफे पर बैठे अभिनव के शरीर में अचानक एक भयानक सिरहन दौड़ गई और बुरी तरह से कांप उठा। उसके माथे पर पसीने की घनी बूंदें छलक आई। उसके हाथ, जो सोफे के हैंडल को पकड़े हुए थे, इतने कस गए कि लेदर चरमरा उठा। सामने खड़ा विक्रम ये सब देखकर, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत के इस देवता को अचानक क्या हो गया है। लेकिन उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा था। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनमें असीम दर्द के साथ साथ एक सुलगती हुई आग थी। उस खौफनाक रात के बाद अभिनव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पिता की मौत के बाद जब अभिनव ने गैंग की कमान संभालने की कोशिश की, तो उसे एक और भयानक सच्चाई का पता चला। जिन लोगों के उनके काफिले पर हमला किया, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं थे। अभिनव के पिता की हत्या की साजिश उनके अपने ही गैंग के अंदर रची गई थी। उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से ही कोई गद्दार था, जो अब अभिनव की जान के पीछे पड़ गया था। अंडरवर्ल्ड में वफादारी एक छलावा है, और ये बात अभिनव को बड़ी छोटी उम्र में समझ आ गई थी। उसे पता था कि अगर वो उस समय सामने आया तो उसके अपने ही लोग उसे मार देंगे। इसलिए अभिनव ने एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपने पिता को, अरबों का एम्पायर, वो ताकत और रुतबा, सब कुछ रातों रात छोड़ दिया। वो लायन का बेटा अचानक एक रात हवा में गायब हो गया। अपनी जान बचाने और अपने पिता के असली कातिलों को ढूंढने के लिए अभिनव ने दिल्ली के सबसे घने और बदबूदार स्लम्स इलाके में पनाह ली। वहां वो एक महल में पला बड़ा, और कहा अब उसे टीन की छत के नीचे गंदी नाली के बीच रहना पड़ रहा था। लेकिन अभिनव के अंदर बदला लेने की आग इतनी तेज थी कि उसे वो बदबू और गरीबी महसूस ही नहीं होती थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू किया। दिन भर दिल्ली की तपती सड़कों पर पिज्जा पार्सल कुरियर पहुंचाता था, लोगों की झिझकियां सुनता, ताकि कोई सोच भी न ले कि वो साधारण सा डिलीवरी बॉय अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का बेटा है। लेकिन रात के अंधेरे में अभिनव का दूसरा रूप जागता था। वो सीक्रेटली अपने पुराने और सबसे वफादार मुखबिरों से संपर्क करता। वो एक एक करके सुराग जोड़ रहा था। वो अपने पिता के कातिल की जड़ तक पहुंचना चाहता था, ताकि वो वापस लौटे तो किसी को संभलने का मौका ही ना मिले। अभिनव की ये दोहरी जिंदगी ऐसे चल रही थी कि कातिलों के बड़े करीब पहुंच रहा था,
लेकिन तकदीर ने उसके लिए एक और ही खेल रच दिया था। एक दिन अभिनव को एक बहुत ही अहम पार्सल की डिलीवरी देने के लिए कपूर मैंशन पहुंचा। कपूर मैंशन के विशाल दरवाजे पर वो पार्सल देने के लिए खड़ा था। तभी संयोग से घर के मालिक और अनन्या के पिता पराग कपूर अपनी गाड़ी से बाहर निकले। पराग कपूर दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो दुनिया से छिपा हुआ था। सालों पहले जब पराग कपूर अपने बिजनेस में दिवालिया हो चुके थे, कुछ गुंडों ने उनकी जान लेनी चाहिए, तब विराज गुप्ता ने उनकी जान बचाई थी और उन्हें दोबारा खड़ा होने में मदद की थी। पराग कपूर की नजर जैसे ही डिलीवरी बॉय के कपड़ों के पीछे अभिनव पर पड़ी, उनके कदम वहीं ठिठक गए। हालांकि अभिनव की उम्र और शक्ल बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें, वो खूंखार गहरी और शांत आंखें बिल्कुल विराज गुप्ता जैसी थी। अभिनव पार्सल देकर मुड़ा ही था, पराग कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पराग के मुंह से बेस खाता निकला, अभिनव। उनकी आवाज सुनते ही अभिनव चौकन्ना हो गया, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाकर कहा, जी सर, मेरा नाम अभिनव है, पार्सल की रिसिप्ट पर साइन कर दीजिए। लेकिन पराग कपूर को धोखा देना आसान नहीं था। उन्होंने अभिनव को अकेले में बुलाया और जब उन्होंने उससे कुछ सवाल किए तो अभिनव को समझ आ गया कि वो इंसान सच्चाई जान चुका है। पराग कपूर ने अभिनव के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्हें पता था कि विराज गुप्ता के दुश्मन अभिनव को ढूंढ रहे हैं, और उन्हें यह भी पता था कि पराग कपूर की अपनी जान को भी अब बिजनेस दुश्मनों से भारी खतरा है। पराग कपूर ने अभिनव के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अभिनव को कपूर मेंशन में हमेशा के लिए पनाह मिल सकती है, जहां कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसके बदले अभिनव को पराग की इकलौती बेटी अनन्या से शादी करनी होगी और उसकी रक्षा करनी होगी। अभिनव को कपूर परिवार की दौलत से कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक घर जमाई के रूप में कपूर मैंशंस की ऊंची चार दीवारें उसके लिए एक परफेक्ट सेफ हाउस थी। यहाँ छिपकर वो आराम से अपने दुश्मनों की जानकारी जुटा सकता था, इसलिए उसने इस सौदे के लिए हामी भर दी। पराग कपूर ने घर में किसी की नहीं सुनी। कांचल कपूर के चीखने चिल्लाने और अनन्या के रोने धोने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटे की शादी एक मामूली डिलीवरी बॉय से करवा दी। लेकिन शादी के महज 2 महीने बाद ही एक भयानक हादसा हुआ। पराग कपूर की एक रहस्यमयी कार में एक्सीडेंट में मौत हो गई। अभिनव जानता था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है, और जो उसी सिंडिकेट ने करवाई है जो उसके पिता की मौत के पीछे था। पराग कपूर की मौत के बाद कपूर मैंशन में अभिनव का आखिरी सहारा भी छिन गया। आंचल कपूर और अनन्या, जो पहले से ही अभिनव से नफरत करती थी, पराग के जाते ही हैवान बन गई। उन्हें लगता था कि अभिनव ने पराग पर कोई काला जादू करके ये शादी की थी। पराग के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन अभिनव का सामान उसके कमरे से निकालकर सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से स्टोर रूम में फेंकवा दिया गया था। आंचल कपूर ने उस दिन चिल्लाकर कहा था, मेरे पति ने जो पागलपन किया था वो उनके साथ ही चला गया। इस घर में तुम्हारी हैसियत अब एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो तुम्हें इस घर का हर काम करना होगा। अनन्या ने भी उस पर मुंह बनाकर कहा था, मेरे पिता की मौत के जिम्मेदार हो तुम। पनौती, मेरी नजरों के सामने से दूर रहना। और इस तरह शुरू हुआ अभिनव का कपूर मैंशंस में एक नौकर, एक ड्राइवर, एक कुक और एक बंधुआ मजदूर बनने का सफर। वो बर्तन धोता था, फर्श पोंछता था, गालियां खाता था। दुनिया के लिए हर एक शर्मनाक जिंदगी थी। कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति एक दिन भी ये सब नहीं सह सकता। लेकिन अभिनव कोई आम आदमी तो था ही नहीं, वो लायन का बेटा था। उसने ये सब अपमान, एक घुटन इसलिए बर्दाश्त की क्योंकि कपूर मैंशन उसके लिए वो अदृश्य चादर थी जिससे नीचे छिपकर वो अपने शिकार का जाल बिछा रहा था। बर्तन धोते हुए उसका दिमाग अंडरवर्ल्ड के उन नक्शों को याद कर रहा था। गाड़ी चलाते हुए अपने गुप्त मुखबिरों के इशारों की जानकारी लेता था। वो इंतजार कर रहा था सही समय का। वहीं अब अपने कमरे का सन्नाटा टूटा। अब अभिनव ने अपनी आंखें खोली। पसीना अब सूख चुका था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक सर्द शांति आ चुकी थी। उसके सामने खड़े विक्रम को देखा। अभिनव ने धीमी आवाज में कहा, 3 साल विक्रम, मैंने 3 साल तक इन जख्मों को पाला है। मेरे पिता के काले तिल अब आजाद नहीं घूमेंगे। उसकी बात सुनकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबरा कर कहा, लायन, आप बस हुक्म कीजिए। आपका ये गुलाम आपके दुश्मनों के सिर काट कर आपके कदमों में रख देगा। आपका एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। अभिनव सोफे पे धीरे से उठा
उसने अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक किया। उसकी आंखों में अब कोई घर जमाई नहीं बल्कि एक अंडरवर्ल्ड का भयानक तूफान था, जो अब दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहाने वाला था। अभिनव ने कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर कहा, एम्पायर तो मैं वापस लूंगा ही, लेकिन मेरे तरीके से। और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मैं कपूर मेंशन में वही फटीचर अभिनव रहूंगा, जब तक मैं खुद इस नकाब को उतार कर नहीं फेंक देता। इसके बाद रिजॉर्ट के उन शानदार रहस्यमय सूट का भारी ओक का दरवाजा खुला। अभिनव बाहर निकला। कमरे के अंदर जो खौफनाक और शक्तिशाली लायन जाग उठा था। दरवाजा पार करते ही उसने उस खूंखार रूप को वापस अपने अंदर बहुत गहराई में दफन कर लिया। उसके चेहरे के भाव, आंखों की वो दहकती हुई आग, उसके तन कर चलने का वो राजसी अंदाज, सब कुछ चंद सेकंडों के भीतर बदल गया। उसके कंधे फिर से थोड़े झुक गए, आंखों में वही पुरानी बेबसी खामोशी तैरने लगी, और चेहरे पर वही थका हुआ घर जमाई वाला भाव वापस आ गया। ये कोई आसान काम नहीं था, अपने असली वजूद को मारकर हर रोज एक ऐसा किरदार जीना जिससे वो खुद नफरत करता था। ये किसी तिलिस्म से कम नहीं था, लेकिन अभिनव जानता था कि ये नकाब अभी उसके लिए सबसे बड़ा हथियार था। वो लंबे लंबे लेकिन धीरे कदम रखता हुआ वीआईपी कॉरिडोर से निकलकर वापस उसी पार्किंग लॉट की तरफ आ गया, जहां उसने कपूर परिवार की मर्सिडीज खड़ी की थी। दोपहर की धूप अब तेज हो चुकी थी। पार्किंग एरिया में खड़ी करोड़ों की गाड़ियां धूप में चमक रही थी। अभिनव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठा एसी चालू कर लिया। उसने अपने सिर को स्टीयरिंग व्हील पर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी जो कुछ हुआ था वो उसके 3 साल के इंतजार का पहला पड़ाव था। विक्रम का मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन इस इत्तेफाक ने उसे यह बता दिया कि अंडरवर्ल्ड आज भी उसके पिता के नाम से कांपता है। लायन का खौफ आज भी जिंदा है। लगभग 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद रिजॉर्ट के मेन दरवाजे पर हलचल हुई। पार्टी खत्म हो चुकी थी। शहर की अमीर रसूखदार औरतें अपने अपने डिजाइनर पर्स और भारी साड़ियों को संभाल कर बाहर की ओर आ रही थी। वहीं उन औरतों के झुंड में आंचल कपूर भी थी। उनका चेहरा घमंड से चमक रहा था। आज की पार्टी में उन्होंने अपने नए हीरो के हार और अपनी बेटी अनन्या की कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज के करोड़ों के टर्न ओवर की खूब नुमाइश की थी। अभिनव ने दूर से ही उन्हें आते देखा। उन्होंने तुरंत गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को पोर्च की तरफ ले गया। आंचल कपूर अपनी 2 सहेलियों के साथ खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी और बातें कर रही थी। उन्होंने हंसकर कहा, अरे मीना, तुम बिना, मैंने तो उस डिजाइनर से साफ कह दिया था, मुझे ये पीस एक्सक्लूसिव चाहिए। खैर मैं चलती हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया। आंचल ने अपने सहेलियों से विदा ली और गाड़ी की तरफ मुड़ गई। अभिनव तुरंत गाड़ी से उतरा, भागकर पीछे का दरवाजा खोला। आंचल कपूर ने गाड़ी में बैठते अभिनव को एक तीखी और तिरस्कार भरी नजर से देखकर कहा, तुम्हें गाड़ी यहाँ लाने में इतनी देर क्यों लगी? क्या सो रहे थे गाड़ी में बैठकर? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। आगे से अभिनव ने नजरें झुकाकर बड़े ही दबे हुए स्वर में कहा, माफ कर दीजिए माँ जी, वो पार्किंग थोड़ी दूर थी। आंचल कपूर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो एक मामूली लाचार नौकर समझकर गालियां दे रही है, वो चंद मिनट पहले इस शहर के सबसे खूंखार डॉन को अपने कदमों में झुका चुका था। अगर आंचल को यह भयानक सच्चाई की भनक लग जाती तो शायद डर के मारे उनके प्राण वहीं सूख जाते। लेकिन अभिनव का नकाब इतना पुख्ता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस फटी हुई शर्ट के नीचे एक ऐसा शेर छिपा है जो पूरे शहर को निगलने की ताकत रखता है। तभी आंचल ने अपना फोन निकालकर हुक्म देकर कहा, बकवास बंद करो और गाड़ी घर की तरफ ले लो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। अभिनव ने बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते आंचल कपूर फोन पर किसी रिश्तेदार से बात करती रही। उसकी बातों में वही चुगली, वही घमंड, दूसरों को नीचा दिखाने की पुरानी आदत छलक रही थी। अभिनव बस शांति से गाड़ी चलाता रहा। उसका दिमाग इस वक्त गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अपनी सास पर नहीं बल्कि आने वाले उस भयंकर तूफान की प्लानिंग बनाने पर केंद्रित था जो जल्द ही दिल्ली में लाने वाला था। गाड़ी कपूर मैंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई और पोर्च की आकर रुकी। आंचल कपूर गाड़ी से उतरे बिना अभिनव की तरफ देखे सीधे अंदर चली गई। अभिनव ने गाड़ी के गैरेज में पार्क किया। घर के अंदर घुसते ही उसने तुरंत अपने रोजमर्रा के कामों को जायजा लिया और उसने डाइनिंग टेबल की सफाई की, शाम की चाय के लिए बर्तन निकाले और सुनिश्चित किया कि आंचल कपूर अपने कमरे में आराम करने चली गई है। अनन्या को ऑफिस में आने से अभी कई घंटे बाकी थे। घर के बाकी नौकर भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। यह वही मौका था जिसका अभिनव को इंतजार था।
उसने चुपचाप अपने छोटे से स्टोर रूम वाले कमरे में कदम रखा। उसने अपनी वही पुरानी और फीकी शर्ट उतारी और एक साधारण सी गहरे काले रंग की टी शर्ट और जींस पहन ली। उसने अपने सिर पर एक ब्लैक कैप लगाई ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न सके। कपूर मैंशंस के मेन गेट के अलावा एक छोटा सा पिछला दरवाजा भी था, जिसका इस्तेमाल अक्सर कूड़ा निकालने माली के आने जाने के लिए था। यह दरवाजा सीधा एक पतली सुनसान गली में खुलता था। अभिनव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हुआ कि कोई नहीं देख रहा, तो बिल्ली की तरह दबे पांव उस पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंशन की भव्य घुटन भरी दीवारों के बाहर निकलते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। बाहर की हवा में धूल थी, लेकिन उसमें आजादी की एक अजीब सी महक थी। वो तेजी से उस पतली गली में होता हुआ मुख्य सड़क की तरफ बढ़ गया। सड़क पर पहुंचकर उसने एक आम सी टैक्सी को हाथ दिया और कैब ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? अभिनव ने गाड़ी के पिछले सीट पर बैठकर कहा, छतरपुर फार्म्स। कैब को थोड़ा सा नीचे और कर लिया। छतरपुर फार्म्स दिल्ली का वो इलाका था जहां शहर के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के सुरक्षित किले नुमा फार्म हाउस थे, और वहीं रहता था विक्रम कुमार। कैब दिल्ली के ट्रैफिक से बीच से रेंग कर आगे बढ़ रही थी। अभिनव कैब की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की भागदौड़, लोगों के चेहरे, ऊंची इमारतें, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन अभिनव का दिमाग इस वक्त किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। उसे अपने पिता के कातिलों को ढूंढना था, और वो जानता था कि उसे अपने पिता का वो विशाल एम्पायर, लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कभी पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड और व्हाइट कॉलर बिजनेस का केंद्र हुआ करता था, अब उन गद्दारों के हाथ में था। उसके पिता की मौत के बाद सिंडिकेट के उन गद्दारों ने उस पूरे एम्पायर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लायन के नाम पर इस्तेमाल करके अरबों की लीगल और इलीगल कंपनियां खड़ी कर ली थी। अभिनव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो उन गद्दारों के चेहरे को नहीं जानता था। वो लोग पर्दे के पीछे छिपकर लायन ग्रुप को चला रहे थे। अगर अभिनव सीधे तौर पर विक्रम की ताकत का इस्तेमाल कर उन पर हमला करेगा, तो गद्दार सतर्क हो जाएंगे और शायद हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे। उन्हें जड़ से मिटाना था, तो उसके लिए लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर घुसना होगा। और लेकिन कैसे? गाड़ी चलते चलते अचानक अभिनव के दिमाग में एक बिजली कौंध गई। एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया आया जो जितना साधारण था उतना ही खतरनाक और अचूक भी था। अभिनव ने मन ही मन में सोचा, अगर मैं एक डॉन बनकर या अमीर बिजनेसमैन बनकर लायन ग्रुप में जाऊंगा तो सबकी नजर मुझ पर होगी। वहां के सिक्योरिटी सिस्टम्स, वहां के डायरेक्टर सब मुझ पर शक करेंगे। लेकिन अगर मैं एक मामूली कर्मचारी बनकर जाऊं, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई अहमियत ना हो, जिस पर कोई ध्यान न दे, एक ऐसा प्यादा जो चुपचाप बोर्ड पर चले और जिस सीधा राजा तक पहुंच जाए। हाँ, यही रास्ता सही था। एक मामूली एम्प्लॉय पर कोई शक नहीं करता। कोई सिक्योरिटी कैमरा एक मामूली गार्ड या क्लर्क को ट्रैक नहीं करता। अगर वो सिस्टम के अंदर सबसे निचले लेवल पर घुसेगा, तो उन सर्वर, उन सीक्रेट फाइल और उन चेहरों तक पहुंच जाएगा जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, और उसे बस एंट्री चाहिए थी। और यह एंट्री उसे कौन दिला सकता था? विक्रम कुमार। अभिनव के होठों पर एक सर्द खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसका मास्टर प्लान अब पूरी तरह से तैयार था। उसे लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बाहर नहीं, बल्कि अंदर से खोखला करना था, दीमक की तरह। लगभग 45 मिनट के सफर के बाद कैब छतरपुर के एक बहुत सुनसान और हरे भरे इलाके में जाकर रुकी। यहाँ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थी, जिन पर बिजली के तार दौड़ाए गए थे। चारों तरफ हाई टेक सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ये विक्रम कुमार का सुरक्षित किला था। अभिनव ने कैब वाले को पैसे दिए और गाड़ी से उतर गया और धीरे धीरे उस विशाल और भारी लोहे के गेट की तरफ बढ़ा। गेट के बाहर हथियारों से लैस 4 खूंखार गार्ड्स खड़े थे। तभी एक गार्ड ने अपनी बंदूक तानकर अभिनव को रोक कर कहा, ऐ, कहाँ जा रहा है? पीछे हट। अभिनव के कपड़े साधारण से और उसका चेहरा कैप से ढका हुआ था। आगे से अभिनव ने बड़ा शांत लेकिन एक ऐसी भारी आवाज में कहा, अपने बॉस से कहो कि अभिनव आया है। उसने सब इस तरीके से कहा कि गार्ड्स को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि मामूली सा लड़का इतने रौब से कैसे बात कर रहा है। तभी दूसरे गार्ड ने उसको धमकी देकर कहा, बॉस किसी से नहीं मिलते बिना अपॉइंटमेंट के, चल यहाँ से वरना गोलियों से भून दूंगा। लेकिन आगे से अभिनव ने बिना पलक झपकाए कहा, बस एक बार वायरलेस पर नाम बोल दो, अगर वो मना करे तो मैं खुद लौट जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर गार्ड ने चिढ़कर अपने कॉलर पर लगे माइक का बटन दबाया और कहा, सर, गेट पर कोई अभिनव नाम का लड़का खड़ा है, अंदर आने की जिद कर रहा है, कहिए तो इसे।
गार्ड अपना पूरा वाक्य भी नहीं कर पाया, वायरलेस की दूसरी तरफ से एक ऐसा धमाका हुआ, गार्ड के कान सुन हो गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, हरामजादे, अगर तुमने उन्हें खरोंच भी लगाई तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। गेट खोलो, तुरंत गेट खोलो, और पूरी इज्जत के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। वायरलेस से आ रही विक्रम की इस खौफनाक और चीखती हुई आवाज ने गार्ड्स के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने जिंदगी में कभी अपने बॉस को इस तरह घबराता और चीखता हुआ नहीं सुना था। गार्ड्स के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत बंदूकें नीचे की और लोहे का विशाल गेट खोल दिया। वो अभिनव के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने अभिनव से माफी मांगकर कहा, हमें हमें माफ कर दीजिए सर, हमें पता नहीं था, आइए बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिनव बिना कुछ कहे गेट के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा किसी 5 स्टार होटल के जैसा ही था, लेकिन वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। तब विक्रम खुद हाँफ कर मेन मेंशन के दरवाजे पर भागता हुआ आया। जैसे ही विक्रम ने अभिनव को देखा, उसके अपने सारे गार्ड्स को इशारा वहां से चले जाने को कहा, और जब वो दोनों अकेले रह गए तो विक्रम ने लगभग दौड़कर अभिनव के पैर छूने की कोशिश की। तभी अभिनव ने उसे रोककर कहा, नहीं विक्रम, मैंने कहा था ना कि ये सब मुझे पसंद नहीं है। आगे से विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, लायन, आप खुद यहाँ चलकर आए, आपने बस मुझे हुक्म दिया होता, मैं कपूर मैंशन पहुंच जाता। तभी अभिनव ने उसे अंदर आने का इशारा किया और कहा, चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात जरूरी करनी है। ये कहते हुए विक्रम के साथ उस आलीशान घर के अंदर चला गया। विक्रम अभिनव को अपने पर्सनल और साउंड प्रूफ स्टडी रूम में ले गया। उसने दरवाजा लॉक किया और खुद खड़ा रहा, जबकि अभिनव वहां रखी एक बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ गया। अभिनव के बैठते ही उस कमरे की एनर्जी बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो वो कमरा और वो कुर्सी हमेशा के लिए अभिनव के लिए बनी है। तभी अभिनव ने अपने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठो विक्रम। विक्रम झिझक कर कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। तभी अभिनव ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, तुम्हें पता है कि मैं 3 साल से अंडरग्राउंड क्यों था? आगे से विक्रम ने पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे पूरी बात नहीं पता लायन, बस अंडरवर्ल्ड में यही खबर थी कि बड़े बॉस के बाद आप अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों ने यह भी अचानक अफवाह उड़ाई कि आपको मार दिया गया, लेकिन मैं जानता था कि लायन को कोई नहीं मार सकता। उसकी ये बात सुनकर अभिनव की आंखों में एक पल के लिए आग भड़क गई। उसने अपने दांत भींच कर कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई थी विक्रम, और ये कोशिश बाहर के दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों ने की थी। सिंडिकेट के अंदर मौजूद गद्दारों ने मेरे पिता की हत्या की। विक्रम ये सुनकर सुन रह गया। विक्रम गुस्से से उबल पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, गद्दार? कौन है वो लोग? लायन, बस आप नाम बताइए, आज रात ही उनके कटे हुए सिर आपके कदमों में होंगे। तभी अभिनव ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो समस्या है, मैं उन चेहरों को नहीं जानता। वो लोग पर्दे के पीछे छिपकर अब लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को चला रहे हैं। उन्होंने मेरे पिता के खून से अपने महल खड़े कर लिए। अगर मैंने सीधा वार किया तो वो छिप जाएंगे। मुझे उन्हें जड़ से काटना है। इसके लिए मुझे उनके घर के अंदर घुसना होगा। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने चिंता जताकर कहा, आप अंदर कैसे घुसेंगे? वो लोग आपके चेहरे को पहचान सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर अभिनव के होठों पर वो खतरनाक मुस्कान फिर लौट आई और उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो मुझे तब पहचानते थे जब मैं 15-16 साल का था। अब मेरा चेहरा, मेरी उम्र सब बदल चुका है। वैसे भी कोई एक मामूली एम्प्लॉय के चेहरे पर ध्यान नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर आगे से विक्रम ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं लायन। तभी अभिनव ने सीधे विक्रम की आंखों में देखकर पूछा, लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मुझे उसके अंदर जाना है, एक मैनेजर, एक गार्ड या किसी भी छोटी पोस्ट पर। तुम्हारी कई सिक्योरिटी एजेंसी हैं जो दिल्ली की बड़ी कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ सप्लाई करती है। क्या तुम्हारी कोई कंपनी लायन ग्रुप को भी स्टाफ देती है? उसकी बात सुनकर विक्रम का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वज्र सिक्योरिटीज। ये मेरी ही एक छोटी सी डमी कंपनी है जिसे मैं व्हाइट कॉलर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये कंपनी लायन ग्रुप की बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी ऑपरेटर्स और फ्लोर मैनेजर्स सप्लाई करती है। उसकी यह बात सुनते ही अभिनव ने चुटकी बजाकर कहा, बेहतरीन, तो कल सुबह से मैं वज्र सिक्योरिटी का एक नया फ्लोर मैनेजर हूँ। मेरी ड्यूटी लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मेन सर्वर रूम एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स पर लगनी चाहिए। मेरा नाम अभिनव ही रहेगा, लेकिन मेरा बैकग्राउंड पूरी तरह से साफ और साधारण होना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया। अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने हैरानी से कहा, लायन, आप अंडरवर्ल्ड की बेताज बादशाह, अरबों के एम्पायर के वारिस, आप एक मामूली फ्लोर मैनेजर की नौकरी करेंगे? आप लोगों की गालियां सुनेंगे? नहीं लायन, मैं ये नहीं कर सकता। ये आपका अपमान है लायन। विक्रम के चेहरे पर पीड़ा थी।
अभिनव ने अपना हाथ उठाकर विक्रम को शांत रहने का इशारा करके कहा। अपमान? विक्रम, जो इंसान 3 साल से कपूर मेंशन में अपनी सास और पत्नी की गालियां खा रहा हो, झूठे बर्तन धो रहा हो, उसके लिए दुनिया का कोई अपमान मायने नहीं रखता। अभिनव की आवाज में एक ऐसा दर्द और गहराई थी जिसने विक्रम के अंदर तक हिला दिया था। उसने झिझक कर कहा, लेकिन लायन। तभी अभिनव की आवाज सख्त हो गई। उसने सख्त ऑर्डर देकर कहा, यह मेरा ऑर्डर है विक्रम। कल सुबह मेरे पास मेरा आईडी कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाना चाहिए। मैं सिस्टम के अंदर घुसकर उन गद्दारों की एक एक फाइल, एक एक राज बाहर निकालूंगा। जब मुझे उनके चेहरे मिल जाएंगे तब तब मैं अपना ये नकाब उतारूंगा और उस दिन दिल्ली के आसमान में सिर्फ खून की बारिश होगी। अभिनव की आंखों में मौत का तांडव साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम समझ गया कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। जब शेर शिकार पर निकलता है तो अपने तरीके से वार करता है। इसलिए विक्रम ने सिर झुकाकर हामी भरकर कहा, जी लायन। कल सुबह कपूर मेंशंस निकलने से पहले वजह सिक्योरिटी का मैनेजर आपको रास्ते में मिलेगा। आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म सब तैयार होगा। आपकी ड्यूटी सीधे लायन ग्रुप के हेडक्वार्टर के 15वें फ्लोर पर होगी, जहां उनका मेन सर्वर रूम और डायरेक्टर्स के कैबिन हैं। तभी अभिनव ने कड़े शब्दों में हिदायत देकर कहा, गुड। और याद रहे, वजर सिक्योरिटीज के मैनेजर या किसी भी इंसान को यह पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं उनके लिए सिर्फ एक नया रिक्रूट हूँ जिसे तुमने काम पर रखा है, और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कोई ढील नहीं। आगे से विक्रम ने तुरंत जवाब देकर कहा, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। इसके बाद सारी प्लानिंग हो जाने के बाद अभिनव अपनी जगह से उठा। उसने अपनी कैप वापस पहनी। अभिनव ने दरवाजे की तरफ बढ़कर कहा, मुझे वापस कपूर मेंशन जाना होगा, इससे पहले कि आंचल कपूर मुझे ढूंढने लगे या अनन्या ऑफिस से वापस आ जाए। तभी आगे से विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। लेकिन अभिनव ने उसे रोक कर कहा, नहीं, मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। तुम बस अपना काम कल सुबह तक पूरा कर देना। अभिनव उसे गुप्त रास्ते से बिना किसी शोर शराबे के विक्रम के किले से बाहर निकल गया। उसने फिर से एक कैब ली और कपूर मैंशन की तरफ लौट पड़ा। शाम ढलने लगी थी। दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक और रोशनी से जगमगा उठी। कैब की खिड़की से बाहर देखकर अभिनव को एहसास हो रहा था, उसकी जिंदगी का एक अब खतरनाक मोड़ आ गया था। कल सुबह से उसकी दोहरी जिंदगी और ज्यादा जटिल होने वाली थी। कपूर मैंशन में वही लाचार, बर्तन धोने वाला, ताने सुनने वाला घर जमाई रहेगा, लेकिन दिन के उजाले में लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर वो एक मामूली कर्मचारी का चोला पहनकर अपने ही पिता के एम्पायर में सेंध लगाएगा। वो उन गद्दारों की नसों को काटेगा जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया था। जब वह कपूर मैंशन के उसे पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर दाखिल हुआ तो घर में शाम की चाय की तैयारी चल रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और वापस अपनी उसी फीकी शर्ट को पहन लिया। वो किचन में गया और चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। तभी बाहर से अनन्या की गाड़ी की आवाज आई। वो ऑफिस से लौट आई थी। अभिनव ने चाय की ट्रे उठाई और डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, लेकिन उसके दिल में अंदर एक खूंखार शेर अपनी दहाड़ की तैयारी कर चुका था। उसे पता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी का नया और खौफनाक अध्याय शुरू करने वाला है। लायन अब अपने ही पिंजरे में घुसकर शिकार को तैयार करने की तैयारी था, और इस शिकार की भनक उन शिकारियों को तब तक नहीं लगेगी जब तक अभिनव के हाथ उनकी गर्दनों तक नहीं पहुंच जाते। कल सुबह से लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक ऐसा मामूली कर्मचारी कदम रखने वाला था जो असल में उस पूरी इमारत का, उन अरबों की दौलत का और उस पूरे अंडरवर्ल्ड का असली मालिक था। खेल अब शुरू हुआ था। क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लायन, रिटर्न ऑफ द लायन। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कहानी को शेयर, सब्सक्राइब चैनल करें और अपने दोस्तों तक कहानी भेजें। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।